दरअसल हाल में विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 जारी किया गया है। बताते चलें, फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस सूची में शीर्ष पायदान पर बना हुआ है। इसके बाद दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्वीडन और इजराइल 5वें स्थान पर है। वैसे ध्यान रहे, अफगानिस्तान को सबसे कम खुशहाल देश माना गया है। उधर कांगो, सियरा लियोन, लेसोथो और लेबनान की स्थिति अफगानिस्तान से एक पायदान सही है। अब अगर भारत और पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत को 126वीं रैंक मिली, वहीं चीन को 60वां स्थान प्राप्त हुआ, नेपाल 93वें स्थान पर, पाकिस्तान 108वें स्थान पर, म्यांमार 118वें स्थान पर, श्रीलंका 128वें स्थान पर और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अधिक उम्र का संबंध उच्च जीवन संतुष्टि से है। हालांकि वृद्ध भारतीय महिलाओं ने कुछ वृद्ध पुरुषों की तुलना में कम जीवन संतुष्टि की सूचना दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खुश हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ लिंग अंतर भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, 30 वर्ष और उससे कम उम्र के लोगों में खुशी की रैंकिंग करते समय लिथुआनिया, इजराइल, सर्बिया, आइसलैंड और डेनमार्क शीर्ष 5 स्थानों पर हैं, जबकि फिनलैंड को 7वें स्थान पर रखा गया है और भारत 127वें स्थान पर है। हालांकि जब 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में खुशी की रैंकिंग की गई तो डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड समेत सभी नॉर्डिक राष्ट्र सर्वोच्च स्थान पर हैं, लेकिन भारत 121वें स्थान पर है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लें। दरअसल विश्व खुशहाल सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें 6 संकेतकों को ध्यान में रखा गया है। इसमें 6 संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, किसी पर भरोसा करना, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति। एक बात ध्यान रहे, यह रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। इसमें 150 से अधिक देशों में लोगों के सर्वेक्षण डेटा के आधार पर वैश्विक स्तर पर खुशहाली हेतु एक रैंक प्रदान की जाती है। बताते चलें, इस वर्ष रिपोर्ट में 143 देशों को शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में शुरू किया गया था और यह शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को कार्यान्वयन करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकारों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया जाएगा। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 48A में प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए तथा देश के जंगलों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगा। वैसे अनुच्छेद 51A के खंड G में प्रावधान किया गया है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करता है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता और समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दरअसल यह मुद्दा हाल में इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन वस्टर्ड प्रजाति के अस्तित्व से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें उन पक्षी की प्रजातियों की समस्या की जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिनके प्राकृतिक आवास और उड़ान मार्ग गुजरात और राजस्थान में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों में टकराते हैं। इसी समस्या को संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और वायु प्रदूषण से निपटने और जल संसाधनों के संरक्षण में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखा जाए। हालांकि इसने पिछले आदेशों को लागू करने में तकनीकी चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जैसे कि भूमिगत ट्रांसमिशन केबलों में सीमाएं और पर्यावरण प्रभाव शामिल हैं। अब आपको मौलिक अधिकारों का परिचय करा दें। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में यह अधिकार 5 भागों में विभाजित है: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अब हम सभी को एक एक करके जानेंगे। समता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगर स्वतंत्रता का अधिकार को देखें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार देता है। अब अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखें तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम और बेगार का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अब अगर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को देखें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए टैक्स नहीं लगाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब अगर संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकारों को देखें तो अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखें तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो भाग 3 में सम्मिलित नहीं हैं। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 संविधान पूर्व या संविधान के पश्चात निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। अनुच्छेद 33 सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, सूचना संगठनों आदि के मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सेना विधि लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 35 भाग 3 में अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने हेतु विधि बनाने की संसद की शक्ति। बता दें कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संविधान से हटा दिया गया। अब अगर मूल अधिकारों का निलंबन एवं निर्बंधन को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 19 के खंड 6 तक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 25 तथा अनुच्छेद 31 के खंड क, ख तथा ग में भी मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। अनुच्छेद 33 के तहत संसद विधि बनाकर सेना, पुलिस, सूचना और दूरसंचार आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों को उस सीमा तक निर्बाधित या फिर समाप्त कर सकती है जिस सीमा तक ऐसा करने से उनमें अनुशासन बना रहे। संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है तो संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर पूर्णतः या अंशतः निर्बंधन आरोपित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू होने की उद्घोषणा करता है तो कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। हाल में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में एक पायदान ऊपर आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों के समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया था और पहली बार वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र के विशुद्ध आर्थिक आकलन के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। वैसे एसडीआई 3 प्रमुख आयामों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जैसे कि स्वास्थ्य। इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को मापा जाता है। लंबी जीवन प्रत्याशा बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का संकेत देती है। इसी प्रकार शिक्षा आयाम है। इसे 25 वर्ष की आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों की औसत संख्या और स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है। यह शिक्षा तक पहुंच और शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को दर्शाता है। अब जीवन स्तर आयाम को देखें तो यह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जाता है, जिसे क्रय शक्ति क्षमता के लिए समायोजित किया जाता है। ध्यान दें, यह किसी देश में व्यक्तियों के भौतिक हित को दर्शाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मानव विकास की गणना 0 से 1 तक के 3 आयामों को एक एकल सूचकांक में जोड़कर की जाती है,
जहां 0 मानव विकास के निम्नतर स्तर को दर्शाता है और 1 उच्चतम स्तर को दर्शाता है। इसके बाद देशों को उनके SDI स्कोर के आधार पर निम्न मानव विकास, मध्यम मानव विकास और उच्च मानव विकास और अति उच्च मानव विकास जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा राज्य ने PM श्री योजना अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बताते चलें, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। आपको स्मरण करा दें, इसे 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। अब अगर इसकी विशेषताओं को देखें तो इस योजना के तहत देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करते हुए अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करने तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, क्योंकि इन स्कूलों का लक्ष्य न केवल गुणात्मक शिक्षण, शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास होगा, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों का निर्माण भी होगा। वैसे इन स्कूलों में अपनाई गई शिक्षा अधिक अनुभवनात्मक, समग्र, एकीकृत, खेल आधारित, पूछताछ संचालित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीली और मनोरंजक होगी। प्रत्येक दशा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों में दक्षता हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी स्तरों पर मूल्यांकन, वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के प्रयोग एवं योग्यता पर आधारित तथ्य शामिल होंगे। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने शिक्षा से संबंधित अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिसमें विशेष बल लड़कियों की शिक्षा पर दिया है, जैसे कि बालिका समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन की योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, धनलक्ष्मी योजना। इसी प्रकार राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास किए हैं, जैसे कि हरियाणा की लाडली स्कीम, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, कर्नाटक की भाग्यश्री योजना, महाराष्ट्र सरकार की माझी कन्या भाग्यश्री योजना और पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प योजना। जैसा कि आप जानते हैं, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतः स्थापित किया गया, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हाल में PM मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। इसके साथ ही वंचित समुदाय के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को भी स्वीकृति दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगभग 3 लाख लाभार्थियों की भागीदारी देखी गई, जिसमें देश भर के 470 से अधिक जिलों के लोग शामिल हुए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में वंचितों को वरीयता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी देखी गई। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि जिन लोगों को ऐतिहासिक रूप से कम सेवा दी गई है या उनकी अनदेखी की गई है, उन्हें उनका हक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के तहत शिविर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट वितरित की जाएंगी। अब अगर आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड की बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी पहचान का एक रूप है। बता दें, यह लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच प्रदान करता है। इस कार्ड में लाभार्थियों के बारे में आवश्यक जानकारी होती है, जिसमें उनकी विशिष्ट पहचान संख्या और कवर की गई स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण शामिल है। अब अगर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट के बारे में जाने तो इस किट में विभिन्न सुरक्षात्मक वस्त्र और सहायक उपकरण शामिल होते हैं, जो व्यक्तियों को संभावित स्वास्थ्य खतरों या संक्रमण से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस प्रकार की किटों में आमतौर पर मास्क, दस्ताने, चश्मा, फेस शील्ड, गाउन और जूता कवर जैसी चीज शामिल है। यह किट फ्रंटलाइन श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों की जो खतरनाक वातावरण या संक्रामक बीमारियों जैसे कि शिविर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों के संपर्क में हैं।
दरअसल केंद्र सरकार ने कई रोजगार योजनाएं शुरू की हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि। हाल में त्रिपुरी रीसा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाथ से निर्मित वस्त्र रीसा का उपयोग त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। दरअसल रीसा का उपयोग सिर की पगड़ी, दुपट्टा और महिलाओं के ऊपरी वस्त्र के रूप में किया जाता है तथा किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए इसे भेंट के रूप में भी दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, किशोर त्रिपुरी लड़कियों को यह कपड़ा 12 से 14 साल की उम्र में रीसा समारोह नामक कार्यक्रम में दिया जाता है। इसका उपयोग धार्मिक त्योहारों जैसे कि पारंपरिक त्योहार गरिया पूजा के दौरान भी किया जाता है। आपको अवगत करा दें, जीआई टैग वह पहचान है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंधित होते हैं। ध्यान दें, जीआई टैग पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उपभोग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए होता है। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है, क्योंकि यह उत्पाद को दूसरों की नकल या अनुकरण किए जाने से भी बचाता है। जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। ध्यान रहे, पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के खंड 2 एवं 10 में भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा पर बल दिया गया है। हाल में उड़ीसा सरकार ने दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी स्थापना मयूरभंज जिले के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास की जाएगी। बताते चलें, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से लगे 200 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। इसमें लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र प्रदर्शन क्षेत्र होगा और शेष क्षेत्र का उपयोग बचाव केंद्र, कर्मचारी बुनियादी ढांचे और पशु चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। अब आपको मेलानिस्टिक टाइगर या ब्लैक टाइगर का संक्षिप्त परिचय करा दें। ब्लैक टाइगर एक दुर्लभ रंग का बाघ है। इनके शरीर पर चौड़ी काली धारियां होती हैं जो सामान्य बाघों की तुलना में मोटी होती हैं। दरअसल ऐसे बाघों में असामान्य रूप से गहरे या काले रंग के कोटे को कृत्रिम रंग भी कहा जाता है। अब अगर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में जाने तो यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। ध्यान रहे, वर्ष 1956 में इसका चयन टाइगर रिजर्व के लिए किया गया था और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया था। यह रिजर्व बाघों और हाथियों सहित कई जंगली जानवरों का निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पक्षियों की 304 प्रजातियां, उभयचरों की 20 प्रजातियां और सरीसृप की 62 प्रजातियां निवास करती हैं। दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने इथेनॉल 100 लॉन्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इथेनॉल 100 गैसोलीन के लिए एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। वैसे यह उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों के लिए आदर्श साबित होगा, क्योंकि इसकी उच्च ऑक्टेन रेटिंग आमतौर पर 100 से 105 के बीच होगी। इतना ही नहीं, यह ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों के कम उत्सर्जन का दावा भी करता है। इसका उपयोग वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है। इसमें गैसोलीन, इथेनॉल या दोनों के किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किए गए फ्लेक्स फ्यूल वाहन शामिल हैं। बताते चलें, यह आयात निर्भरता को कम करने के, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब अगर इथेनॉल के बारे में जाने तो यह मक्का, चावल, गन्ना, गेहूं और बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में यीस्ट द्वारा या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा का किण्वन शामिल होता है। इथेनॉल 99.99% शुद्ध अल्कोहल है, जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। दरअसल भारत सरकार ने हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी में सेकंड जनरेशन के इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा वर्ष 2022 में की थी। यह हरित ईंधन पैदा करने के साथ दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र
में वायु प्रदूषण कम करेगा। वैसे दुनिया भर में इथेनॉल वेस्ट पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ रही है। इथेनॉल के उत्पादन की प्रक्रिया में फसल या खाद्य पदार्थों के अपशिष्ट या अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। इथेनॉल के कई फायदों के चलते इसके इस्तेमाल पर कई देश तेजी से काम कर रहे हैं। भारत में भी इथेनॉल प्लांट की तेज गति से शुरुआत की जा रही है। केंद्र सरकार ने देश भर में करीब 199 प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ध्यान रहे, भारत का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया जिले में तैयार किया जा रहा है और भारत में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप एचपी सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।